नमस्कार, मैं दुर्गेश नंदिनी कौशिक, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर आज आपको सामाजिक विज्ञान में शक्ति के संसाधन पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं शक्ति के संसाधन क्या होते हैं। वे वस्तु या वे खनिज जिनसे हमारे कल कारखानों को, हमारे परिवहन के साधनों को कार्य करने के लिए या उन्हें चलाने के लिए जो भी शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, जिन पदार्थों से हमें प्राप्त होती है, वे शक्ति के संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपके घर पे चलने वाला पंखा किस चीज़ से चलता है? बिजली से। ये बिजली कहाँ से आई? या तो कोयले से बनी है या पानी से बनी है। तो कोयला और पानी हमारे लिए शक्ति के संसाधन हैं। यदि हम इसको परिभाषित तौर पर कहें तो वे खनिज जिनसे कृषि कार्य, उद्योगों तथा परिवहन के साधनों को चलाने के लिए ऊर्जा की पूर्ति होती है या ऊर्जा मिलती है, शक्ति के संसाधन कहलाते हैं। मानव प्राचीन काल से विभिन्न पदार्थों को अपने लिए प्रयोग करता आ रहा है, जिससे वह खनिज पदार्थों से या किन्हीं अन्य पदार्थों से शक्ति को ग्रहण कर सके। प्रयोग की अवधि के आधार पर हम शक्ति के संसाधनों को दो वर्गों में बांटते हैं। पहले वे साधन जिनको हम प्राचीन काल से प्रयोग करते आ रहे हैं, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, ऐसे संसाधनों को हम परंपरागत साधन कहते हैं। परंपरागत साधनों में हमारा सबसे पहला साधन है कोयला। कोयला आप सभी ने देखा होगा, ये कोयला है। आपको गांवों में ईंधन जलाने में, यानी जो चूल्हे हैं उनको जलाने में, या शहरों में कहीं कहीं प्रेस इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि हम कोयले की बात करें तो इसको काला सोना कहा जाता है। इसको काला सोना कहने का पीछे जो उद्देश्य है वो ये है, जिस प्रकार सोना बहुमूल्य धातु है, उसी तरह कोयला भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे विद्युत बनानी हो, चाहे उद्योगों में, कारखानों में जो मशीनें हैं उनको चलानी हो, या घरों में खाना पकाना हो, वहां पर कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयला कैसे बना? आप लोगों ने कभी देखा होगा, जब लकड़ी को जलाया जाता है तो जब वह लकड़ी पूरी तरह से नहीं जल पाती है तो वो कुछ इसी तरह की दिखाई देती है। तो प्रश्न है, कोयला कैसे बना? ये घटनाएं आज की नहीं, या दो या 10 सालों की नहीं है। ये घटनाएं लाखों करोड़ों वर्षों की परिणति हैं जो हमें आज दिखाई देती हैं। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जब बहुत घने जंगल थे, बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते थे, तो वे किन्हीं प्राकृतिक कारणों से जब भूगर्भ के नीचे चले गए और इन लाखों करोड़ों वर्षों में जब उनके ऊपर तापमान और दबाव बदला, तो वे पदार्थ गलने के स्थान पर कोयले में परिवर्तित हो गए। ऐसा ही जीव जंतुओं के साथ हुआ, जहां पर मरे हुए जीव या किसी भी कारण से जीवित जीव, चाहे वह बाढ़ के कारण हो या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो या किसी अन्य गतिविधि के कारण, वह भूगर्भ के नीचे चले गए। जब ये पदार्थ भूगर्भ के अंदर पहुंचे तो इनका तापमान और दबाव बदला, जिसके कारण जो हमारे पेड़ पौधे थे, यानी जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति थी, यह कोयले में बदल गई, और जो जीव जंतु भूगर्भ के अंदर गए थे वे खनिज तेल में बदल गए। ये पदार्थ जो जमीन के अंदर गए, ये अलग अलग समय अवधि में गए। इस कारण से जो हमारा कोयला बना, यह कई प्रकार का बना। कोयले के अंदर जो कार्बन के अंश पाए जाते हैं, उसके आधार पर हम कोयले को 4 भागों में रखते हैं। सर्वप्रथम एंथ्रेसाइट। इसमें जो कार्बन का प्रतिशत है वह 90% तक होता है। इसका प्रयोग हम साधारणतः औद्योगिक क्षेत्रों में करते हैं। दूसरा कोयला होता है बिटुमिनस। यह भी उन्नत कोटि का कोयला होता है। इसमें कार्बन के अंश 70 से 80% तक होते हैं। तीसरा होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट कोयले में जो कार्बन का अंश है वो 50% से अधिक होता है। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है वह है पीट कोयला। ये लगभग आज से 1.5 या 2 लाख साल पहले ही इनका निर्माण होना प्रारंभ हुआ था। इसलिए जब हम इस कोयले को जलाते हैं तो इसमें से बहुत ज्यादा धुआं तथा राख निकलती है। अब हम देखते हैं कोयला भारत में किन किन स्थानों पर पाया जाता है।
झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। यदि हम इन क्षेत्रों को मानचित्र में देखें तो आप देखिए यह हिस्सा हमारा झारखंड है। इस हिस्से में कोयला मिलता है। इसी के समीप यह हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यह क्षेत्र आप लोगों के लिए पड़ता है मध्य प्रदेश का। यह हिस्सा आंध्र प्रदेश और गोवा, ये हमारे कोयले के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। क्योंकि कोयला बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे, इसलिए हमें कोयले का जो प्रयोग है वह विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। भारत में कोयले का अधिकांश प्रयोग विद्युत उत्पादन में होता है। पूरे देश में जितनी विद्युत बनती है उसका 60% कोयले से बनता है। तो कोयला क्योंकि हम बना नहीं सकते, क्योंकि करोड़ों वर्ष लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें बिजली का प्रयोग बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। आप लोग घर में रहते हैं तो यदि आप एक्स्ट्रा लाइट जलाते हैं उसको मत जलाइए। जो पंखे आप बार बार खुले छोड़ देते हैं आप उनको खुला मत छोड़िए, जिससे हम कोयले को बचा सकते हैं। हमारा दूसरा संसाधन है खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस। अभी आप लोगों को मैंने बताया था जब कोयले का निर्माण हुआ तो उसी समय जो जीव जंतु भूमि के अंदर गए थे, दबे थे, उनका जब रूप परिवर्तन हुआ तो वह पेट्रोलियम में चेंज हो गए। पेट्रोलियम आप लोग जानते हैं, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, ये सभी पेट्रोलियम का भाग हैं। पेट्रोलियम या खनिज तेल जमीन के अंदर से हम निकालते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा गांव में या कहीं पर बड़े बड़े कुएं होते हैं, इसी तरह से पेट्रोलियम को निकालने के लिए हम बहुत बड़े बड़े कुओं को खोदते हैं। उनको पाइपों के माध्यम से हम मांग क्षेत्रों तक या जो तेल शोधनशालाएं होती हैं वहां तक पहुंचाते हैं। अब एक प्रश्न आता है, तेल शोधनशालाएं क्या होती हैं? जब प्रकृति से हम खनिज तेल को निकालते हैं तो वह शुद्ध नहीं होता है। एक अनुमान है कि एक पेट्रोलियम में लगभग 2000 विभिन्न तत्वों का मिश्रण होता है। प्लास्टिक हो, वैसलीन हो या तारपीन हो, ये वे पदार्थ हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। तो तेल शोधनशालाओं में हम उस पेट्रोलियम को शुद्ध करते हैं और उनसे अलग अलग पदार्थों को निकालते हैं। फिर उसके बाद में वह मिट्टी के तेल के रूप में पेट्रोल या डीजल के रूप में आप तक पहुंचता है। क्योंकि इनका उत्पादन बहुत दूर होता है और यह लिक्विड यानी तरल फॉर्म में होते हैं, इसलिए इनको कंटेनर में लाना मुश्किल होता है। तो इनको हम पाइपों के माध्यम से उत्पादन क्षेत्रों से यानी जहाँ पे ये प्राप्त होते हैं वहाँ से अन्य क्षेत्रों तक पहुँचाते हैं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आपके घर में पानी की टंकी एक जगह है, आप पानी को पेट्रोलियम मान लीजिए और वह टंकी, उसका कुआं है, उत्पादन क्षेत्र है। अब आपको बाहर पानी लगाना है तो आप बाल्टी में लेके जाएंगे, बिखरेगा, समय ज़्यादा लगेगा, आप थक जाएंगे। तो एक तरीका है, आप टंकी पर पाइप लगा के आपको जहाँ पर भी पानी की आवश्यकता है आप अपने उस पानी को वहाँ पहुँचा सकते हैं। इसी तरह से पेट्रोलियम के साथ होता है और उस स्थान पर जहाँ पर उसका शोधन होता है उसके बाद भी तेल शोधनशालाओं से पाइपलाइन के माध्यम से हम पेट्रोलियम को अन्य क्षेत्रों तक पहुँचाते हैं। पहले हम बात करते हैं पेट्रोलियम भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं असम, गुजरात और अरब सागरीय क्षेत्र। आप मानचित्र में देखिए, यह हिस्सा असम का है। यहां पर भारत में सबसे पहले पेट्रोल निकाला गया था। फिर ये गुजरात है और ये हिस्सा खंबात की खाड़ी है। आप हिस्से में देख सकते हैं, इसके दोनों तरफ इस स्थान पर भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। यदि आप लोगों ने मैप देखा होगा तो आप सभी जानते हैं भारत में इस स्थान पर मुंबई है। मुंबई से लगभग समुद्र में 200 किलोमीटर दूर इस हिस्से में भारत सबसे अधिक अपने पेट्रोलियम की प्राप्ति करता है, जिसको हम मुंबई हाई के नाम से जानते हैं। यानी असम क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र तथा अपतटीय यानी
मुंबई हाई यानी अरब सागरीय क्षेत्र से भारत अपना सर्वाधिक पेट्रोल प्राप्त करता है या सर्वाधिक पेट्रोलियम प्राप्त करता है। अब बात करते हैं पेट्रोलियम का क्या क्या उपयोग है, क्या क्या आर्थिक महत्व है। तो आपके घर की बाइक है, स्कूटी है, जिसको आप प्रयोग करते हैं, वो आप लोग जानते हैं बिना पेट्रोल के नहीं चलती है। इसी तरह से गांव में जो ट्यूबवेल इत्यादि से सिंचाई होती है, उसमें जो जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, जो इंजन लगाया जाता है, वह भी डीजल से चलता है। कई स्थानों पर पेट्रोलियम के माध्यम से उद्योगों में ऊर्जा की सप्लाई की जाती है, यानी वहाँ पर जो बिजली की आवश्यकता होती है वह जनरेटर के माध्यम से पेट्रोलियम से विद्युत बनाई जाती है। फिर भी पेट्रोलियम का सर्वाधिक उपयोग यातायात या परिवहन के साधनों में किया जाता है। और आप सोचिए, यदि पेट्रोलियम ना हो, आपके घर में एक दिन के लिए पेट्रोल गायब हो जाए, तो परिवहन के जो साधन है, आपके पिताजी की बाइक या स्कूटी वहीं रुक जाएगी। तो आधुनिक युग में पेट्रोलियम का तथा कोयले का इतना महत्व है कि हम कोयले को काला सोना, तो खनिज तेल को यानी पेट्रोलियम को हम तरल सोना भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऊर्जा के तीसरे परंपरागत स्रोत परमाणु खनिज की। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि एक पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से या छोटे छोटे कणों से बना होता है, जिसको हम अणु और उसके भी एक अंश परमाणु के रूप में जानते हैं। जब किसी पदार्थ के परमाणु को तोड़ा जाता है तो उससे ऊर्जा निकलती है। जिन पदार्थों के परमाणु विखंडन से असीम ऊर्जा निकलती है, उसका प्रयोग हम शक्ति के संसाधन के तौर पर करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम परमाणु खनिज कहते हैं। यूरेनियम, थोरियम, चेरेलियम, मोनोजाइट आदि इसी का उदाहरण है। भारत में जो परमाणु खनिज हैं वह सामान्यतः केरल में और कुछ राजस्थान में पाया जाता है। भारत में परमाणु ऊर्जा को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्थानों पर परमाणु ऊर्जा केंद्रों की स्थापना की गई है, जहां परमाणुओं का विखंडन करके उनसे विद्युत बनाई जाती है। तो उनमें सबसे पहले है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में इस स्थान पर है बुलंदशहर। बुलंदशहर में स्थान है नरौरा। यह उत्तर प्रदेश का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। दूसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है राजस्थान में, एक स्थान है कोटा। आप लोग जानते होंगे, जो बड़े बच्चे होते हैं, जो आपके दीदी या भैया होते हैं, उनका एक एम होता है कि हमें यदि आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है तो हमें कोटा जाना है। ये वही कोटा है, नरौरा, कोटा। तीसरा परमाणु ऊर्जा केंद्र है काकरापारा, जो इस स्थान पर गुजरात में है। चौथा, मुंबई से थोड़ा ऊपर इस स्थान पर तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। फिर ये हिस्सा है आप लोगों का कर्नाटक का। कर्नाटक में इस स्थान पर केगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। और जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, जो पूर्वी हिस्सा है, इसको हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में इस स्थान पर चेन्नई है, जो राजधानी है तमिलनाडु की। इसके ऊपर स्थान है एक कलपक्कम। ये 6 परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। उत्तर प्रदेश में नरौरा, राजस्थान में कोटा या रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र कोटा, फिर गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर। तारापुर भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है। फिर कर्नाटक में केगा और तमिलनाडु में कलपक्कम भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। इस तरह से कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु खनिज ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ये स्रोत ऐसे हैं जो दोबारा नहीं बन सकते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। आप लोग देखते हैं, जब कोयला जलाया जाता है तो उससे धुआं भी निकलता है, राख भी निकलती है। इसी तरह से कुछ कुछ पेट्रोलियम के साथ होता है। यदि मिट्टी का तेल या डीजल या पेट्रोल जलाया जाता है तो वह बहुत अधिक धुआं करते हैं। तो जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, जिनको हम हजारों सालों से प्रयोग करते आ रहे हैं, वे
एक बार प्रयोग करने के बाद में समाप्त हो जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। और वैज्ञानिकों का एक अनुमान है जो हमारा कोयला है ये अगले 25-30 सालों में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। यही स्थिति खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की होगी। और परमाणु खनिज पृथ्वी पर लगभग 400 वर्षों तक है, लेकिन परमाणु खनिज एक बहुत ही संवेदनशील खनिज पदार्थ है। यदि हम इसका प्रयोग शांति काल में करते हैं तो यह बहुत अच्छा है, लेकिन परमाणु खनिज या परमाणु ऊर्जा का यदि विस्फोट हो जाए तो उस विस्फोट से लाखों व्यक्ति एक साथ मर सकते हैं। जैसे 1945 में अगस्त में हुआ था, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगरों पर जब परमाणु बम गिराए थे तो वहाँ पर लाखों लोग मारे गए थे। और आज भी उस परमाणु विखंडन के रेडिएशन से लोग विकलांग पैदा होते हैं। अब हम बात करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों की, अर्थात उन साधनों की जिनको हम आधुनिक समय में विज्ञान के चमत्कारों के कारण ही प्रयोग कर पाते हैं। अब हम लोग ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को देखेंगे। गैर परंपरागत स्रोत यानी वे साधन या वे चीज़ें जो हम पिछले 100 या 200 वर्षों से प्रयोग कर रहे हैं, जब विज्ञान का जो विकास है वो तेजी से हो गया है। गैर परंपरागत स्रोत ऐसे साधन हैं जो पृथ्वी पर कभी समाप्त नहीं होंगे। हम आज प्रयोग करेंगे, कल हम दोबारा प्रयोग कर सकते हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसको प्रयोग कर सकती हैं। वहीं इनका एक बार उत्पादन तो थोड़ा व्ययकारी होता है, महंगा होता है, लेकिन बाद में इनका उत्पादन में जो व्यय होता है, जो खर्चा होता है, वह बहुत कम होता है। ये पर्यावरण के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि इनसे कोई भी पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता है। तो हम अब देखते हैं हमारे गैर परंपरागत स्रोतों में सबसे पहले आता है जल विद्युत। नाम से ही स्पष्ट है, जल विद्युत, यानी जब हम जल से विद्युत का निर्माण करते हैं उसको हम जल विद्युत कहते हैं। भारत नदियों का देश है। भारत का चाहे उत्तरी भाग हो या दक्षिणी भाग हो, वहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं और इन नदियों पर बांध बनाकर या इनके जो प्राकृतिक झरने हैं उन पर टरबाइन नामक यंत्र लगाकर उनके जो जुड़े हुए पंखे हैं उस पर ऊंचाई से जल को डालकर नदी के बांध के पास में बड़े बड़े पंखों को चलाकर उससे उत्पन्न गतिज ऊर्जा को टरबाइन के द्वारा तथा जनरेटरों के द्वारा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इसके बाद में उन्हें तारों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से जो विद्युत का निर्माण होता है उसको हम जल विद्युत कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि पहली बार तो उत्पादन में व्यय होता है, नदी के लिए बांध बनाना है, टरबाइन या जो अन्य उसके कार्य हैं, जो मशीनरी हैं उनको लगाना है, लेकिन उसके बाद में बहुत अधिक खर्चा नहीं होता है। नदी का जल ऊपर से नीचे गिरता है तो जल की गुणवत्ता में कोई नुकसान नहीं होता, उसमें प्रदूषण नहीं होता है और बाद में यह जल नदी में आगे बह जाता है। यह जब जलाशयों में इस जल को एकत्र किया जाता है तो वह नहरों के माध्यम से सिंचाई में प्रयोग आता है। वह पेयजल के लिए गांव से या दूसरे शहरों में जहां पर पानी की कमी है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। यदि आपको ध्यान हो तो भारत में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है, यहाँ पर सतलुज नदी बहती है, इस स्थान पर दामोदर नदी बहती है, यहाँ पर महानदी बहती है, यहाँ पर कृष्णा, कावेरी, गोदावरी नदियाँ बहती हैं। इन सभी नदियों पर भारत के बड़े बड़े जल विद्युत उत्पादन के केंद्र यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं वाले बांध हैं। जैसे इस स्थान पर यदि आप लोगों को ध्यान हो, आप पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध है। उत्तराखंड में टिहरी बांध है और इसके अतिरिक्त आप लोग यहाँ पर जब दामोदर नदी है तो इसके ऊपर जो दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई उसी इसके द्वारा इस क्षेत्र में विद्युत की प्राप्ति होती है। अब जो दूसरा साधन है वह है सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा।
सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन उससे जो हमें गर्मी मिलती है वो आप महसूस कर सकते हैं। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ 300 दिन वर्ष के हमें सूर्य सीधा प्राप्त होता है, यानी हमें सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं। इसलिए संपूर्ण भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। जल विद्युत की तरह ही इसके केवल उत्पादन की शुरुआत महंगी होती है। सोलर बैटरियां, सोलर पैनल लगाए जाते हैं। आप लोगों ने कहीं कहीं पर अपनी घरों के ऊपर या किसी और स्थान पर छतों के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए देखे होंगे। सोलर पैनल दिन में सूर्य की गर्मी को विद्युत में बदलता है और आपकी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह एक पर्यावरण के अनुकूल और अक्षय ऊर्जा का संसाधन है, क्योंकि जब तक पृथ्वी पर सूर्य की किरणें प्राप्त होंगी हम सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। और आने वाले वर्षों में सौर ऊर्जा ही भारत का तथा दुनिया का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत हो सकता है। तीसरा है पवन ऊर्जा। जैसे पानी से जल विद्युत बनाई जाती है, सूर्य के प्रकाश से सौर ऊर्जा बनाई जाती है, वैसे ही पवन से भी हम विद्युत का उत्पादन करते हैं। जिन स्थानों पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगाकर, जिनको हम पवन चक्की के नाम से जानते हैं, हम विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसकी कार्यविधि कुछ जल विद्युत जैसी होती है। जल विद्युत में तो हम पानी डालकर टरबाइन और पंखों को चलाते हैं, लेकिन जो पवन ऊर्जा है उसमें पंखे अपने आप पवन की गति से चलते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के प्रमुख केंद्र तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान है। यदि आप मानचित्र में देखें, तमिलनाडु, आपका महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ये वे हिस्से हैं जहां पर हम पवन ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे शक्ति के संसाधन क्या होते हैं, भारत में कितने प्रकार के शक्ति के संसाधन पाए जाते हैं और उनके उत्पादन क्षेत्र या उनका वितरण कहाँ कहाँ पर है। आप इस वीडियो के माध्यम से भारत के मानचित्र में कोयला उत्पादक क्षेत्र, पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र तथा भारत के जो परमाणु ऊर्जा क्षेत्र हैं उनका अंकन करेंगे। धन्यवाद।